वेलकम बैक। और इस वक्त हम झुर्रियों पे बात करेंगे। भाई ये जो लाइंस आना शुरू हो जाती है ना चेहरे पे, उसके हवाले से सब बहुत परेशान होते हैं। ये कैसे ख़त्म हो सकती हैं, क्या हो सकता है, या ब्यूटी के हवाले से, क्योंकि मेहमान हमारे साथ ऐसी मौजूद हैं कि आप उनसे कोई भी ब्यूटी के हवाले से, अपनी स्किन के हवाले से, अपने हवाले से सवाल कर सकते हैं, कॉल हमें कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आयशा हुमैरा मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और लॉन्ग टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो डॉक्टर आयशा, ये जो झुर्रियाँ हैं, अब तो इसको काफ़ी लोग compete भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है या प्रिविलेज होता है कि जी कुछ चीज़ें उन्होंने करवा ली। और मुझे ये लगता है कि प्रोसीजर्स भी सूट ये भी है कि किसी किसी पे कर रहे होते हैं, लेकिन एट लार्ज जब हम देखते हैं चेहरे की झुर्रियाँ जब आना ही शुरू हों, तो क्या करना चाहिए? हाउ टू गो अबाउट दिस? ये झुर्रियाँ और एज जो आपके फेस पे नजर आती है। एक डिमार्केशन है कि एक बात आप ये समझ लें कि एक फाइन लाइंस का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके अंदर सबसे इनिशियल जो चीज़ शुरू होती है वो आँखों के गिर्द हल्की सी लाइंस बन रही होती हैं, आँखों के नीचे बन रही होती हैं। इसी तरीके से आपके चेहरे पे भी कभी कभी इस तरह की लाइंस अपेयर हो रही होती हैं, या लोगों को सैड लाइंस या लाफ लाइंस अपेयर हो रही होती हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब हो चुकी होती हैं, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर एक प्रॉब्लम हो चुका है तो दैट नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है। अगर आपके फेस के ऊपर लाइंस बन गई हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए आजकल हम एक बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करिश्मा लेकर आए हैं, जो पाकिस्तान में हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। और उसके अंदर इंजेक्टेबल कोलेजन मिल जाता है। अब आपने सुना होगा कि कोलेजन का जर्नी होता है, लोग माइक्रो नीडलिंग्स करते हैं, लोग केमिकल पील्स करवाते हैं कोलेजन को प्रोड्यूस करने के लिए। सो ये जो एक सिरिंज है, ये एक इंजेक्टेबल कोलेजन है, जो कि कोलेजन जो है वो आपकी स्किन के अंदर डाल दिया जाता है। 4 हफ्तों के अंदर आपकी स्किन के अंदर फाइन लाइंस ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, पोर्स रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। आपकी स्किन जो कि वक्त के साथ ज़ाहिर है, जब आप एचए लूज़ करते हैं, कोलेजन लूज़ करते हैं, तो लूज़ भी होती है, कंप्लेक्शन भी डल होता है, तो आपकी स्किन भी ब्राइट होना शुरू हो जाती है। तो ये सिर्फ एक इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन, ओनली वन टाइम, आफ्टर एन ईयर, 1 साल के बाद आप उसको रिपीट करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिंकल्स की, जो कि डीप रिंकल्स होते हैं। फाइन लाइंस का मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया। डीप रिंकल्स होते हैं, जैसे आप स्माइल करते हैं तो कॉर्नर्स पे क्रोस फीट बनते हैं, आपके माथे के ऊपर यहाँ पे डीप लाइंस बनती हैं। सो ये होती है मस्कुलर मूवमेंट। जैसे आपकी एज बढ़ती है तो कुछ चीज़ें स्किन में वक्त के साथ कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो मतलब कम हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू होती है, तो उसकी वजह से जो सेकंड ओवरलैप दूसरा मसल होता है वो उसको ओवरलैप कर लेता है। सो आपकी आईब्रोज नीचे आने लगती हैं, आपके माथे पे बल पड़ने लगते हैं, ये सारी चेंजेस आपके फेस पर आती हैं। उसके लिए जो वाहिद ट्रीटमेंट होता है वो बोटॉक्स होता है। अच्छा। बोटॉक्स के बारे में बड़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं। लोग समझते हैं कि ये हम लगवा लेंगे तो हमारे चेहरे पहले से ख़राब हो जाएगा, या शायद इसको हम नहीं लगाएंगे। लोगों ने जो रिजल्ट देखे हैं ना, कुछ लोगों के बोटॉक्स वाले देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है और करवाने वाले के ऊपर चॉइस क्या है। कुछ लोगों ने अपना चेहरा ही बदल लिया कि हमें यूज करना है, यूं करना है, जो तो ये आपके जब भी हम एस्थेटिक्स का कोई भी एस्थेटिक्स को लोगों ने सही से समझा नहीं है। एस्थेटिक बेसिकली इतनी खूबसूरत फील्ड है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चेंज की तरफ लेके जाती है, और जहाँ आप समझते हैं कि यू नो दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी, वहाँ आप स्टॉप हो जाते हैं। और एक अच्छे डॉक्टर का, एस्थेटिक फिजिशियन का यहाँ रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कभी हमारे पास पेशेंट आता है और कहता है कि हमने ये कराना है, तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं कि ये आप ना करवाओ, या आपके चेहरे पे अच्छा नहीं लगेगा, या बस आपने इतना करवा लिया, दिस इज़ इनफ, अब इसको मज़ीद ना कराओ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डॉक्टर का और करवाने वाले का, दोनों का एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो बोटॉक्स जो है वो बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत ट्रीटमेंट है, जिसको आप बहुत आराम कम यूनिट्स दे के अपने चेहरे को बिल्कुल खिंचवाएं ना, उसको नेचुरल रखें, नेचुरल तरीके से उसको करवाएं। और फिर आप 6 महीने के बाद, जैसे आप अपने बालों का डाई का टच करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप 6 मंथ्स के बाद उसको रिपीट करा लें। अच्छा, अब ये क्योंकि अलग अलग ट्रीटमेंट जो हम सुनते रहते हैं, मैं उसकी भी आपसे बात पूछती हूँ। जैसे आपने इंजेक्शन का जिक्र किया, क्या इसकी क्या कॉस्ट होती है एवरेज? फिर मैं आगे बढ़ूँ। देखिए, कॉस्टिंग जो होती है ना, वो डिफरेंट ब्रांड्स की होती है। आप जो ब्रांड इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी कॉस्टिंग होती है, ये आपकी चॉइस है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्थेटिक्स चीपर नहीं हो सकता। एक ब्रांड आप पहनते हैं,
चीपर नहीं हो सकता, आपको रेप्लिका ज़रूर मिल सकता है। इसी तरीके से एस्थेटिक्स के अंदर अगर रेप्लिका आप लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। लोएस्ट क्या है, कहाँ से शुरू होते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसीजर। हमारे पास जो प्रोसीजर जो स्टार्ट हैं वो 10,000 से भी हो रहा है, 1 लाख तक भी जा रहा है। मतलब ये मैं उस इंजेक्शन की बात कर रही हूँ, जैसे आपने कोलेजन की बात की, एक और बड़ा फेमस हुआ है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। यस, हाँ हाँ हाँ। ये प्रोफाइलो के अंदर बेसिकली सिर्फ HA है। 3 इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन में बहुत ज़रूरी होते हैं, इलास्टिन, कोलेजन एंड HA। ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को फॉर्म भी रखते हैं, टाइट भी रखते हैं, ब्राइट भी रखते हैं और आपकी स्किन की क्वालिटी को बेहतर रखते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक लूज़ होना शुरू हो जाए तो आपकी एजिंग स्टार्ट होती है। सो प्रोफाइलो के अंदर सिर्फ HA है। करिश्मा जिसकी हम बात करें, इसके अंदर कोलेजन भी है, HA भी है, इसमें मिथाइल सेल्यूलोज भी है। अच्छा। तो ये तीनों चीज़ें जब मतलब आपकी स्किन में जाती हैं तो आपको एक यहाँ पे 3D रिजुविनेशन का कंसेप्ट नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बाहर लोग 3D रिजुविनेशन पे काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्किन की 3 तरह से रिजुविनेशन होती है। तो फिर तो ये प्रोफाइलो से भी महंगा होगा। ये प्रोफाइलो जितना ही है, लेकिन काम इसका बहुत अच्छा है। प्रोफाइलो की लास्टिंग 3 to 6 मंथ्स होती है, इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी है। अच्छा। अच्छा, फिर वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं हुआ, अभी उनकी स्किन 25 ईयर्स में है, 30 ईयर्स में, लेकिन उनकी स्किन जो है वो ड्राइनेस की तरफ जा रही है, पैची हो रही है। सो वो टॉपिकल्स एप्लीकेशन से, सिरम्स के थ्रू अपनी स्किन को बेहतर रख सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई, सो सॉरी, आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, तो वो एप्लीकेशंस जो हैं वो सारी सिरम्स वगैरह की होती हैं, जैसे लोग घर में भी बहुत कुछ लगा रहे होते हैं, उसका इफेक्ट होता है? देखिए, हर चीज़ उठा के चेहरे पे नहीं लगा लेनी चाहिए। हमारे यहाँ जब हम सिरम्स को चूज़ करते हैं ना, तो हम इंस्टाग्रामर्स को फॉलो करते हैं, यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, हम डॉक्टर से मशवरा नहीं करते। अब मेरे पास अक्सर OPD में लोग आते हैं, वो एट अ टाइम रेटिनॉल भी लगा रहे होते हैं। HA ग्लाइकोलिक एसिड्स की क्रीम्स 2% वाली, 10% वाली, वो भी एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ लोग सन ब्लॉक्स नहीं लगाते हैं इनके साथ, कुछ लोग मॉइस्चराइज नहीं कर रहे होते हैं, सो एक मिक्सचर बन जाता है। फिर कहते हैं कि हम तो इतनी सब कुछ लगा रहे हैं, फिर भी हमारी स्किन ड्राई हो रही है, पैची हो रही है, फाइन लाइंस आ रही हैं। दे क्वेश्चन अबाउट इट। सो बेसिकली सिरम्स के अंदर भी आपकी स्किन के मुताबिक सही सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे आजकल विंटर्स हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आपकी स्किन जाहिर है ड्राइनेस की तरफ जाएगी। तो कोशिश करें कि अगर आप रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, उसको हफ्ते में 1 बार कर दें। और उसके साथ रेटिनॉल, वैसे आपने अच्छा बताया, क्योंकि रेटिनॉल जो है वो काफ़ी ख़वातीन में आजकल फेमस हो रहा है, और मैंने सुना है कि वो रात में सोते वक्त शायद आपको लगाना होता है, और रोज़ लगाना होता है? नहीं, रोज़ नहीं लगाते। रेटिनॉल का आपकी स्किन के मुताबिक जर्नी होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उसको ऑल्टरनेट डेज पे, ऑल्टरनेट नाइट्स पे यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम जस्ट ट्वाइस अ वीक देते हैं, हफ्ते में 2 बार, और कभी कभी हम कहते हैं सिर्फ वीकेंड्स पे अप्लाई करें, रोज़ ना करें। और रेटिनॉल के साथ आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब रेटिनॉल का जो यूजेज है वो हर एज की बच्ची कर रही है, हर एज की खातून कर रही है, हर मज़ीद बात करते हैं, ये लंबी बात होगी क्योंकि हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है? मोहम्मद आमिर साहब। जी मोहम्मद आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। और ये इसी हवाले से जो ब्यूटी की टिप्स जो है ना वो शेयर हो रही हैं। एक तो डार्क आईज के नीचे जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, उसके हवाले से अगर कोई मतलब एक तो जनरली जो होती है उनसे कोई फायदा नहीं होता। ये जो अभी इन्होंने डार्क सर्कल्स की बात की है, उस पर आप क्या बताएंगी? देखें, डार्क सर्कल्स का होना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपकी कॉस्मेटिक्स कोई रीज़न होगी, नो। आपकी कभी कभी इंटरनल हेल्थ कंडीशन, आपकी स्किन आपके अंदर की चीज़ों को इंडिकेट कर रही होती है। अगर आपके डार्क सर्कल्स फैमिलियल नहीं है, मतलब आपकी फैमिली में नहीं है, पहले से नहीं है और अभी बन रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, आपका लाइफस्टाइल आपको पता होता है, आप लेट से देर से सो रहे हैं, सुबह आप कितनी जल्दी उठ रहे हैं, या क्या आप एक्सेस स्लीप ले रहे हैं, आप वाटर इनटेक कितना ले रहे हैं, क्या आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, नहीं ले रहे, ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को ठीक होने के बावजूद भी आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपकी इंटरनल बॉडी को रूल आउट करना पड़ता है। हमें आपका आयरन भी चेक करना पड़ता है, आपका कुछ लगाने के लिए बता दें, ऐसे नहीं बताया जा सकता। फिर बताया जा सकता है। फिर उसके बाद आपकी जो आई केयर होती है इसके लिए डिफरेंट क्रीम्स एंड सिरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब जैसे हम लोग, हमारे पास स्किन वर्जन का है, जल्दी से आप बता दें। हमारे पास एक आई रोल ऑन है स्किन वर्जन का, उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड HA है
और उसके साथ नायासीन है, तो जब आप आंखों के गिर्द उसको लगाते हैं तो उसकी फाइन लाइंस भी बेहतर होती हैं और डार्कनेस भी कम होती है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ डू फोकस ऑन योर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, सिर्फ प्रोडक्ट्स पर रिलाई नहीं किया जाता। ये बात इनकी सही है, क्योंकि मेरी भी ये रूटीन हमेशा से है। अब तो फिर भी देर हो जाती है, क्योंकि इसको सुलाओ, उसको सुलाओ, इसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो, में 12 बज जाते हैं। ऐसे ही है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो 10:30 बजे सो जाऊं। और आंखों के लिए PRP इज रियली गुड, PRP इज रियली गुड, वो स्टबर्न डार्क सर्कल्स को भी खत्म कर देती है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, बल्कि इस नाम है। मेरे ना प्रेगनेंसी के दौरान ना छाइये बन गई थी, तो वो खत्म नहीं हो रही। काफी क्रीम्स वगैरह भी यूज किए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। खाने पीने का भी आप अपना ख्याल रखती हैं? जी खाने का भी, दूध वगैरह भी लेती हूँ, फ्रूट भी जो मौसम के होते हैं वो इस्तेमाल होते ही हैं, लेकिन कुछ भी ना फर्क नहीं पड़ता। सही है। बिल्कुल। कभी ब्यूटी क्रीम्स तो नहीं लगाए आपने? रंग गोरा करने वाली क्रीम्स का इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं, रंग गोरा करने वाली तो नहीं। हाँ, छाइयों के लिए एक दो किसी ने मशवरा दिया था तो वो इस्तेमाल किए हैं, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सही। वक्ती तौर पे थोड़ी हल्की हो जाती है, लेकिन फिर ज्यादा और वाजे होती है। जब क्रीम्स लगाते हैं तो बेहतर हो जाती है, जब क्रीम्स छोड़ते हैं तो वाजे हो जाती है। ऑन एयर बात कर लेते हैं। बिल्किस साहिबा, आपको हल बताते हैं मसले का। ये इनके मसले का हल भी बता दें, और ये हो ही ना प्रेगनेंसी में जो लोगों को हो जाती हैं वो भी बता दें। देखिए, दिस इज समथिंग जो कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड होती हैं, और ये तमाम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म के अंदर, कभी फ्रेकल्स की फॉर्म में, मतलब एज स्पॉट्स की फॉर्म में छोटे छोटे से ब्राउन डॉट्स होते हैं, किसी को पैच की फॉर्म में आ जाता है, किसी को अनइवन स्किन टोन की फॉर्म में आता है, मतलब आंखों के गिर्द और लिप्स के गिर्द जो एरिया अलग से नज़र आ रहा होता है। सो ये इसलिए होते हैं क्योंकि जाहिर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अपनी डाइट का और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आपको पता है कि बढ़ जाती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। फिर जब हम प्रेगनेंसी एंड करते हैं तो माशाल्लाह से हमारे मुल्क में ना गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं और ना हम खुद ख्याल करते हैं। आपको कुछ मल्टीविटामिन्स ऐसी होती हैं जो कि नेक्स्ट 6 मंथ्स तक लाजमी लेनी होती हैं, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उनको कम करते चले जाते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी क्योंकि होती है प्रेगनेंसी के बाद, तो वो भी आपको 3 महीने के बाद रूल आउट दोबारा करना चाहिए, आपको टेस्ट करवाना चाहिए, देखना चाहिए कि आयरन फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ। सो इसी तरीके से अच्छा, फिर जब ये मरहला ख़त्म होता है तो अब बात आती है कि पिगमेंटेशन बन गई है, अब उसका सॉल्यूशन क्या है। सो जब मिलाजमा होता है वो कभी कभी 2 तरह का मिलाजमा होता है, मतलब कि आपकी जो स्किन की 5 लेयर्स हैं उसकी पहली लेयर में भी होता है और आखिरी लेयर में भी होता है, मतलब उसके बीच में भी ऑफ कोर्स। हर 3 महीने के बाद कुदरत का अमल है कि आपकी जो नीचे वाली स्किन होती है वो रिप्लेस होकर ऊपर आती है और ऊपर वाली स्किन झड़ती है। सो जब आप क्रीम्स लगाते हैं तो ऊपर की जो स्किन है वो क्लियर होती है, जैसे ही 3 महीने के बाद नीचे वाली स्किन ऊपर आती है तो आपकी दोबारा से पिगमेंटेशन अपेयर हो जाती है। ठीक है। सो मिलाजमा के लिए आपको पील्स, लेजर्स, माइक्रो नीडलिंग्स ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अच्छा। अगर आप इसका लग कर बाकायदगी के साथ 7 to 8 मंथ्स तक एक ही डॉक्टर के पास इलाज करवा लें, पेशेंट्स के साथ इलाज कराने हैं, तो ये आपका 70 से 80% के साथ इलाज करवाना है। लेकिन ये जिस तरह क्रीम्स की बात कर रही है, जैसे लोगों को सबसे आसान लगता है कि क्रीम लगा लें तो हमारा मसला हल हो जाए, वो हो सकता है इसमें? देखिए, क्रीम्स का कंसेप्ट ये है कि उसने आपकी स्किन को डी पिगमेंट करना है। अच्छा, जब भी डी पिगमेंट की बात आती है तो उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट ज़रूर इस्तेमाल होता है। जब भी हम क्रीम लगाने के लिए किसी भी जगह के लिए देते हैं, या मैं इतना लाइक नहीं करती हूँ लेकिन देते हैं, और लोग कभी कभी ओवर द काउंटर भी लगा लेते हैं। सो ब्लीचिंग एजेंट वक्ती तौर पे उसको ब्लीचिंग एजेंट दे देता है, लेकिन मसला रहता अपनी जगह पे, मसला स्किन के अंदर है, ऊपर नहीं है। तो वो रहेगा। ये आपको प्रोसीजर से ही ये आपको प्रोसीजर से ही ठीक हल हो सकता है। ठीक है, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर आयशा हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर आयशा हुमैरा की अच्छी बात ये है कि बड़ा एक्सप्लेन करती हैं ये आपको ना, कि अगर आपको पेपर देना हो तो आप दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, आराम से। सो बहुत अच्छी बातें हमारी हो रही हैं झुर्रियों के हवाले से, एजिंग के हवाले से, जिसके लिए आजकल सब बहुत अवेयर हैं, और बहुत सी अवेयरनेस तो गूगल से मिलती है, सही है गलत है वो फिर अलग डिबेट है, लेकिन ये है कि लोग काफ़ी अवेयर रहते हैं। मैं देखती हूँ अक्सर अपनी दोस्तों में और दीगर लोगों में, मैं कभी उनकी बातें सुनती हूँ तो वो लोग बड़ा चीज़ें बताते हैं कि हम तो ये भी यूज़ करते हैं, हम तो वो भी यूज़ करते हैं, हमने तो बहन से ये भी मंगा लिया है, हमने भाई से ये भी मंगवा लिया है, कोई बहन भाई बाहर है। तो ये जो चीज़ें जो आप देखते रहते हैं यूट्यूब पे, आपने किसी की लेक्चर सुना या कोई चीज़ें और फिर आप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, वो सही है?
देखें, टेक केयर करना सही है और किसी हद तक अवेयरनेस लेना भी ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बाद आपको फील हो रहा है कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, रेड हो रही है या इची हो रही है, कभी कभी ये होता है कि सिर्फ ड्राइनेस होती है और कुछ नहीं होता, तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ना हम तो ये सीरम इस्तेमाल करें, हमने इतना एक्सपेंसिव मंगाया, स्टिल मेरी स्किन पे ना पिगमेंटेशन ख़त्म हो रही है और मेरी स्किन इस तरीके से हाइड्रेट भी नहीं लग रही जैसे कि मतलब लगनी चाहिए, तो दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है या वो आपको सूट नहीं कर रहा है या वो आप उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे जैसे आपको करना चाहिए। हर प्रोडक्ट की रिकमेंडेशंस होती हैं। तो जैसे हाइलुरोनिक एसिड, मैं अक्सर बोलती हूँ कि हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, लेकिन सिवाय उन लोगों के जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आपकी स्किन पे दाने बनते हैं, कॉमिडोन्स बनते हैं, तो आपके लिए हाइलुरोनिक नहीं है। अच्छा, अगर आपकी स्किन इसी तरीके से अगर आप हाइलुरोनिक यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। तो अगर आप अपने आप को डिहाइड्रेट रखते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद नहीं है, पानी का इस्तेमाल अच्छा नहीं है, जूसेस नहीं लेते आप या मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाते, तो फिर हाइलुरोनिक को आप ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। अच्छा, ये हाइलुरोनिक एसिड भी जैसे लोग वो भी मैंने यही सुना है कि लोग यूजुअली रात में रात की ही रूटीन्स है ना कि उसके बाद आप सो जाएंगे, चाहे हाइलुरोनिक एसिड है या रेटिनॉल है या ये सब कुछ जो है, जब ये लगाते हैं फेस वॉश करके डायरेक्ट लगाना होता है या इससे पहले मॉइस्चराइज करना होता है? दोनों की रिकमेंडेशंस डिफरेंट है। अगर आप हाइलुरोनिक लगा रहे हैं तो कोशिश करें वेट स्किन के ऊपर अप्लाई करें। अच्छा, ठीक वेट है। स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एक अलग से एक्स्ट्रा कोट एक मॉइस्चराइजर का, चाहे वो इमोलिएंट हो, चाहे वो ह्यूमेक्टेंट, कोई सा भी मॉइस्चराइजर, शिया बटर लगा रहे हैं, मतलब आप कुछ भी लगाना चाहते हैं, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा टॉपिंग कर लें, ठीक है, ताकि वो उसको लॉक भी कर ले। और वाटर, क्योंकि आपकी वेट स्किन होगी तो वो वाटर अट्रैक्ट करता है आपकी स्किन में जाके, तो डेफिनेट सी बात है उसकी हाइलुरोनिक की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, आप उसको फुलफिल करेंगे तो वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। इसी तरीके से जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल का ये है कि आप दिन के टाइम पे अपनी स्किन को पहले अच्छे से मॉइस्चराइज करें। दिन का पूरा दिन जो होता है ना आपका, आप समझ लें कि वो आपका बेस्ट टाइम होता है मॉइस्चराइजेशन के लिए, और फिर रात के टाइम पे आप रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डायरेक्ट लगा लें, बिल्कुल लगा लें। अच्छा, दूसरा, अगर आप फिर भी एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेना चाहते हैं, आपकी स्किन जो है आपको लगता है कि रेटिनॉल के बाद ड्राई होती है, तो फिर रेटिनॉल इस्तेमाल करने के ऊपर आप मॉइस्चराइजेशन की एक अलग से लेयर लगा लें 10 से 15 मिनट के बाद। ओके, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। करता है वैसे तो 12 खवातीन का प्रोग्राम है, लेकिन आजकल हम देखते हैं बच्चे लड़के स्कूल कॉलेज नहीं, आजकल सब इंटरेस्टेड हैं भाई, सब अपने आप को सही रखते हैं। हम तो हैरान होते हैं, अपनी बेटी भी माशाल्लाह देखते हैं वो चीजें अपनी उम्र में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बड़े शौक से लाजमी लाता है अपनी वालदा के साथ, और फेस वॉश और ये। अब तो लड़के ये भी कहते हैं कि जी स्किन रूटीन होती है हमारी। सवाल ये है, होनी चाहिए, ये जो जाके सैलून वगैरह में लड़के वगैरह कराते हैं, तो जो फेस वॉश या फेशियल में क्रीमें वगैरह जेल इस्तेमाल होते हैं, क्या इससे ये बात सही है कि आईब्रोज या पलकें वगैरह जो होती है सफेद हो जाती है और फिर दोबारा ये ब्लैक हो नहीं सकती, इन पे कोई असरात पड़ती है? ये बात सही है? फेस वॉश वगैरह क्या आप पूछ रहे हैं? सैलून में जो क्रीम्स इस्तेमाल होती हैं, फेस वॉश और सैलून्स में जो क्रीम इस्तेमाल होती है ना, ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको एहसन साहब जी। देखिए, हर चीज़ जो अच्छी क्वालिटी की होगी वो तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी, हर चीज़ जो बैड क्वालिटी की होगी वो कोई भी चीज़ हो वो साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। सैलून्स पे यूजुअली लोग क्विक फिक्स करने के लिए जाते हैं अपनी स्किन को, मतलब ये कि एक क्रीम ऐसी लगा दें जिसके 15 मिनट के बाद हमारा कलर जो है ना वो अच्छा लग रहा हो, हम फ्रेश लग रहे हों और इंस्टेंट एक ब्राइटनिंग आ रही हो, तो उसके अंदर डेफिनेट सी बातें ब्लीचिंग एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसे मॉर्निंग शोज़ भी हैं जो उसको प्रमोट करते हैं, बिठाते हैं जी 10 मिनट में हम आपको आज ये गोरा करके बताएंगे। ऑब्वियसली वो क्या चीज़ है, वो तो ब्लीचिंग एजेंट्स है ना। तो ब्लीचिंग एजेंट जब भी आप स्किन के ऊपर लगाएंगे वो आपको नुकसान देगा, चाहे वो आपकी आईब्रोज को और पलकों को वाइट करे या आपकी स्किन के ऊपर परमानेंट पिगमेंटेशन बनाए, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता है स्किन में और पिगमेंट बना देती है। तो क्विक फिक्स के चक्कर में आप जब भी रहेंगे आपकी स्किन डैमेज होगी। सही, और ये आपको पता नहीं चलेगा, ये चीजें हो जाती हैं, ये वक्त के साथ पता चलती हैं, और फिर आप परेशान होते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और सडन मेरी स्किन पे ये हो रहा है, तो वो सडन नहीं हो रहा। लेकिन जो बाल सफेद हो जाए मेरे ख्याल में वो काला होना मुश्किल है। डिपेंड करता है, आईब्रो या लैश का डिपेंड करता है। अगर आप 25 साल से कम है और आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी और आयरन बिल्कुल ख़त्म हो गया था और आपने उसको रिकवर किया, तो आपका जो बाल है वो भी रिकवर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप 30-35 क्रॉस कर चुके हैं और आपके ग्रे हेयर हो गए हैं और फिर आपकी डेफिशिएंसीज फुलफिल होती हैं, तो जो
हो गया है वो कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन आगे मजीद अच्छा, तो ये बच्चों में भी तो है, टीनेजर्स में आजकल इतने बाल सफेद हो रहे हैं, ग्रे हेयर है, बिल्कुल तो इसमें भी आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन डी देखना चाहिए। और बढ़ती हुई कमी इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि हर 10 पेशेंट्स में से तकरीबन 9 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आयरन की कमी होती है। ओके। बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गई है। तो ये टीनेजर्स को क्या देना चाहिए कि ये आयरन, जिस तरह ये स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं जिनके अभी एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप डेली एक एप्पल रोज ब्रेकफास्ट में बच्चों को दे देना तो वो उनका आयरन ओवरलोड बहुत अच्छा रखता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जाहिर है जिसके अंदर आपकी डाइट भी बहुत अच्छी है लेकिन स्टिल आपको आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, तो फिर वो कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं, फिर वो उसको रूल आउट करना पड़ता है। लेकिन ये कि आयरन और फिर विटामिन डी इन दोनों का, एक दूध का गिलास और एक एप्पल, इट्स वेरी इजी अगर बच्चे ले ले, क्योंकि आजकल के बच्चे खाने में भी बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो एक तो चीजों में मिलावट इतनी है, फिर वो इतने प्रॉब्लम करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत सर, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र। डॉक्टर साहब को सलाम हो। मुझे एहसन भाई की फोन कॉल से याद आया कि हमें तो आप माशाल्लाह, हमें आपने 2 दफा मौका मिला, अभी पिछले चैनल में हमें बुलाया, तो हम भी चाहते हैं किसी रेगुलर कॉलर को किसी हमें बुलाएं। बिल्कुल, ये हमने सोचा भी है, ये हमारे दिल की बातें आपको कैसे पता चली पता नहीं, लेकिन ये हमने एज अ टीम सोचा भी था और सोचा है। मसला ये कि देखिए ना, बड़ा तवील साथ है ना, आपकी जो खुसूसियत ये कि आप बड़े आपने अपने आप को एक मेयार पे रखा है, और जब भी आप लोग मद्दावियां आपने कभी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया, दैट इज ये आपकी क्वालिटी है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मेरी स्किन बड़ी हार्ड है, जैसे मेरी भी मुझे मजाक में कहती है कि तुम्हारी आपकी ना क्रोकोडाइल स्किन है। तो ये वो कहती है मुझे, और हकीकत बात है कि छोटे मोटी चीजों का मुझे असर नहीं होता, लेकिन बात ये है कि मुझे ना एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे जैसे मैं बाहर निकलता हूँ मुझे ड्राइनेस हो जाती है, तो मुझे आर्म्स के जो स्किन से असर नहीं करती है मेरी स्किन पे, तो ड्राई रहती है। तो एक तो वो मुझे पता है क्या, और क्या कोकोनट ऑयल लगा सकता हूँ मैं अपने स्किन पे, या जो है ऑलिव ऑयल लगा सकता हूँ? सर्दी में लोग बड़ा लगाते हैं वैसे। हाँ जी, हम तो खैर कोकोनट सर पे मैं तेल लगाता हूँ, अल्लाह के शुक्र है मेरे बाल काफी अरसे बाद जाके व्हाइट रहे, वरना तो सही थे। अच्छा, एक सवाल एक और मुझे तो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक चीज उन्होंने बताई कि बाजियां और आंटियां के बहुत सारे ऐसे टोटके बताती हैं कि वो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। दूसरी है कि जो हमारी इतवार बाजार जुमा बाजार में जो नॉर्थ में लगता है, तो मैं जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बड़ी प्रोडक्ट्स लगी होती है, जाली प्रोडक्ट्स, और औरतें बड़े बेताशा खरीद होती है। वो इतनी मुजरे सेहत होती है और स्किन को खराब करती है, इवन कैंसर भी कर सकती है, केमिकल ऐसे। तो उसके बारे में जरा प्लीज बताइएगा। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, आई डोंट नो ऑन एयर कर रहे थे, ऑफ एयर कर रहे थे, कि जो ऊपर साइड के लोग होते हैं पेशावर वगैरह की, उनकी स्किन काफ़ी थिक होती है। ऑफ एयर बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो बेसिकली क्या है कि अगर इनकी स्किन वो वाली थिक है कि ये सूरज में निकलने हैं और उसके साथ ये वो वाली बर्निंग भी होती है। हाँ, इन्होंने कराची में ही रहते हैं, और कराची नहीं, लेकिन इन्होंने वर्ड यूज़ किया था कि शायद इनको बर्निंग होती है, कुछ भी लगाते हैं तो दैट मीन्स के आपकी जो स्किन है वो उसका नेचर ऐसा है कि वो उसको मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़रूरत है। सही। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो आप किसी भी चीज़ से मॉइस्चराइज करें, बट मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को। चाहे आप ऑलिव ऑयल, आप कह रहे हैं आर्गन ऑयल बेहतर रहता है फेस के लिए वैसे ओवरऑल, लेकिन सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये जो थिकनेस बनती है ना, वो इसलिए बनती है कि ये सन डैमेज की वजह से आपकी स्किन ना आप मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं ना आप सन ब्लॉक लगा रहे होते हैं, तो ये और वर्सनिंग की तरफ जाती है। अच्छा, दूसरा उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो एक तो उन्होंने वो कहा बाजार में जाते हैं, ऐसे जो जुम्मा बाजार लगते हैं। एग्जैक्टली। अभी हम थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि चीप कोई भी चीज़ होगी वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। अच्छा, हमारे यहाँ ख़वातीन करती हैं ये ना कि सेल लगता है तो कपड़ा उठा लेती हैं। अब वो ये नहीं देखती कि वो कपड़ा जो ये सेल से उठा रही हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने चलेगा, उसके बाद फट जाएगा। और आप बेहतर ये कि पूरे पैसे देके वो कपड़ा उठा लें जिसकी लाइफ प्रॉपर हो। सो हम लोग ये नहीं सोचते, तो क्विक फिक्स कोई भी हो, चेहरे के लिए तो खास तौर पे, चेहरे के लिए खास तौर पे सस्ती चीज़ क्विक फिक्स तो वो आपके लिए डैमेजिंग है और कैंसर कॉजिंग होती हैं। ये जितनी क्रीम्स गोरा करने वाली, ब्लीचिंग एजेंट्स, सब कैंसर कॉजिंग होते हैं स्किन के। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर आयशा हुमैरा ने दी, एंड आई होप कि ये आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम कहते हैं कि नहीं नहीं हमें प्रोसीजर नहीं कराना, आप क्रीम दे दें, नहीं ये चीज़ ऐसे सही नहीं होगी, आप यूँ कर दें, दवा दे दें,
लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपने बताया क्लियरली कि भाई जो जैसा इलाज है वैसा ही करना पड़ता है। Exactly, तो इसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत है और डॉक्टर के साथ एक सिटिंग की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। ये हमने एक OPD तो आज चलाई है, बाकी की OPD जो है वो आपको वैसे करनी पड़ेगी। डॉक्टर आयशा वंस अगेन थैंक यू सो मच, और आपका भी शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करते हैं, कॉल्स करते हैं, सवालात करते हैं। इंशाल्लाह रेगुलर कॉलर्स के साथ भी एक सेशन अपने शो में रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।